सर गए क्या, जीत सर निकल गए? कैमरा टेढ़ा हो रहा ना, कैसे चेक करूँगा? हिला दोगे आप? थोड़ा सा इधर करना, हल्का सा धीरे से करना, धीरे से, हाँ धीरे से करना, बस थोड़ा सा। आने दो मेरी ओर। अरे 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 अरे, बस थोड़ा सा ज्यादा कर दिया आपने। मेरी ओर घुमाओ हल्का सा। हाँ पकड़ के आराम से घुमाओ। बस बस हो गया, बस थैंक यू मैम, बहुत सही कर दिया। वो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे सेटिंग कर रखी थी तो ये खराब हो गया ना, इसके कारण वो सेटिंग बिगड़ गई। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश की जलवायु, और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और आजकल मध्य प्रदेश की जलवायु से जो प्रश्न आते हैं वो कंसेप्चुअली आते हैं। हम समझेंगे कि कैसे कंसेप्चुअली प्रश्न आएंगे। इसके आगे जस्ट हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में तापमान, टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर से प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के अंदर, और किस प्रकार से आएगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत सही बात है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, करें स्टार्ट। तो हम आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि आखिर क्लाइमेट होता क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को यही पता नहीं चल पाता है कि क्लाइमेट आखिर क्या है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे सबसे पहले हम, क्लाइमेट क्या है। दूसरा एक चीज और याद रखना आप, एक चीज और याद रखना आप, एक चीज और याद करना आप, एक होता है मौसम जिसको हम वेदर कहते हैं। तो दो टर्मिनोलॉजी है, इसमें बेसिक डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि जो वेदर की जब बात करते हैं हम, जिसको हम मौसम कहते हैं, तो मौसम जो होता है ना वो किसी छोटे क्षेत्र में होता है। जैसे मैं बोलूंगा इंदौर का मौसम आज बड़ा अच्छा है या सुहावना है, या ऐसा कहूंगा जैसे आज इंदौर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो आज ठंडी बहुत ज्यादा है। तो मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो मौसम जो होता है ना, जिसको हम वेदर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? वेदर। तो जो मौसम होता है ना, ये किसी स्थान की, जैसे मान लो ये हो सकता है मेरा ये इंदौर क्लासरूम, ये कोई छोटा सा क्षेत्र, तो किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकालीन क्या होती है? जलवायु दशा है। जलवायु दशा है मतलब जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती है, जिसके अंदर हम टेम्परेचर लेते हैं, एयर प्रेशर लेते हैं, विंड फ्लो लेते हैं कि कितनी हवा चल रही, किस टाइप से चल रही, कि देखते हैं ना कभी कभी कहते हैं ना बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है। ये सारी चीज जो आती है ना, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वायुमंडलीय दशाएं, जिसके अंदर तापमान, दाब, पवने, ये सारी चीज आती है। तो किसी स्थान की, तो कोई स्थान है, छोटा सा स्थान लेना है, किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब होता है आज का बताऊंगा मैं, बहुत टाइम का नहीं बोलूंगा कि 10 दिन 20 दिन 100 दिन। अल्पकालिक का मतलब आज कैसा मौसम है। कभी कभी हमें लगता है कि इंदौर में वर्षा होने वाली है, तो कहेंगे ना कि आज का मौसम कैसा है, वर्षा होने जैसा, या आज कहेंगे कि आज बादल वो छाए हुए हैं, इस टाइप से। इसको बोलते हैं हम वेदर। बात याद रहेगी। तो मौसम क्या होता है? किसी स्थान की क्या होती है? अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत। तो किसी स्थान की क्या होती है? एक दो वर्ड याद करें, एक तो क्या होती है? अल्पकालिक। अल्पकालिक का मतलब आज या कल की बात करूंगा मैं, ठीक है। और क्या होगी? वायुमंडलीय दशा है। वायुमंडलीय दशा के, वायुमंडल के अंदर क्या क्या होगा? एक तो टेम्परेचर, हाँ लगा दो, वायुमंडलीय दशा है। वायुमंडलीय दशाओं का क्या होता है? योग। एटमोस्फेरिक कंडीशन, और इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? एक तो आएगा आपका टेम्परेचर, एक आएगा आपका प्रेशर, और एक आएगी आपकी विंड। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या बोलते हैं? मौसम। जैसे मैं कहूं कि आज उज्जैन का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, जैसे मैं कहूं कि आज भोपाल में आज बरसात होने वाली है, ठीक है। इसी का बड़ा भाई कौन है? जलवायु। बात समझ में आ गई? इसी का बड़ा रूप क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है, इसका उल्टा ले लूंगा। अभी मैंने किसी स्थान की बात करी, अभी मैं किसी प्रदेश के या किसी देश की बात करूंगा, किसी बड़े क्षेत्र की। पूरे मध्य प्रदेश का मैं बोलूंगा क्लाइमेट कैसा है। ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंदौर का क्लाइमेट कैसा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे घर पे आज क्या हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम पूरे प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा क्षेत्र आएगा जलवायु के अंदर। दूसरा, यहाँ पे हमने अल्पकालिक लिया। अल्पकालिक का मतलब आज कैसा मौसम है, कल कैसा मौसम है। जबकि जो क्लाइमेट होता है 30 से 40 वर्षों का योग होता है। कितने सालों में? कि 30 से 40 साल में मध्य प्रदेश का टेम्परेचर कैसा है, क्या मध्य प्रदेश हॉट है कि कोल्ड है कि टेम्परेट है, किस टाइप का है।
बात समझ में गई। तो जो जलवायु होती है ये किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत होता है। बात समझ में आ गई। छोटे समय की बात करेंगे तो मौसम, बड़े समय की बहुत लंबे समय की, और क्लाइमेट जलवायु के अंदर हम क्लाइमेट के अंदर कम से कम 30 से 35 साल का एवरेज लेते हैं। किनका? कि वहां पे कितना ताप रहा है 30 से 35 साल में, कितना वहां का एटमॉस्फेयर कितना रहा है, वहां पे कितनी बरसात हुई, इन सब का योग लेके हम बताते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। बात समझ में गई, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। जलवायु क्या होती है? किसी प्रदेश की या किसी देश की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग होती है। इतना से याद रहेगा, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको यहाँ पर? बात याद रहेगा। फिर दूसरा एक और चीज आपको याद करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये मेरी पृथ्वी है, इधर कहीं से कुछ ले सकते हैं क्या अपन? ये क्या है? बंद हो जा। चलो मान लो 2 मिनट के लिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि पृथ्वी पर हमने किसी भी व्यक्ति या स्थान की पोजीशन पता करने के लिए हमने इस पे कुछ काल्पनिक इमेजिनरी लाइन खींची हुई है। तो पृथ्वी पे कुछ टेढ़ी लाइन है, ऐसी आड़ी लाइन, इसी को बोलते हैं लेटीट्यूड, और कुछ लाइनें खड़ी, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ऐसी लाइन हमने खींच रखी। तो पृथ्वी पे जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, उसी को बोलते हैं हम लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको हम? लेटीट्यूड। और जो बीचों बीच में है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है, 2 हेमिस्फीयर में बांट रहा है, उसी को बोलता मैं जीरो लेटीट्यूड। ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लेटीट्यूड 1-1 डिग्री के ऊपर मैंने बहुत सारे खींच रखे। तो ऊपर 90 डिग्री तक जाऊंगा और नीचे भी 90 डिग्री तक जाऊंगा। तो देखो जब मैं 0 डिग्री से ऊपर चला 23.5 डिग्री, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। क्या आएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड के साउथ लेटीट्यूड? क्या आएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड। और इसका ही एक और नाम है, इसका ही एक और नाम है। जैसे हमारे घर में बच्चा होता है ना, तो उसको घर का एक नाम दे देते ना, चुन्नू मुन्नू, है ना, सोना बाबू। तो ऐसा इसका भी नाम है। तो नॉर्थ लेटीट्यूड को ही बोलते हैं हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये बात याद करना आपको। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा। इसके जस्ट जैसा ऊपर है, जस्ट इसके जस्ट नीचे बराबर 23.5 डिग्री क्या आएगा? साउथ लेटीट्यूड। ये बात याद करना है, ये दक्षिणी देशांतर अक्षांश, सॉरी, इसी को बोलते हैं मकर रेखा। और आपको पता है इसी के ऊपर जब मकर रेखा आता है ना, अभी सूर्य इधर ही घूम रहा है वो, इसीलिए ऊपर ठंड है अभी हमारे। ठीक है, अब देखो ये वाली जो रेंज है ना, ये बीच वाली, इसी की रेंज में सूर्य ऊपर नीचे होता रहता है। तो देखो यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसी के सामने सूर्य है, और सूर्य के यहाँ पे जो भी रेस आ रही है वो सिर्फ परपेंडिकुलर आ रही है, तो सीधी सी बात, वो ज्यादा गर्म करेगा। जैसे अभी ठंडी के समय में सूर्य इस समय इधर है, ऑस्ट्रेलिया साइड है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी है, पता है। पर हमारे इधर भी सनराइज कैसी गिर रही है? टेढ़ी टेढ़ी। पर ऊपर तो और ज्यादा टेढ़ी गिरेगी, पता है। नॉर्थ पोल पे अंधेरा ही है 6 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जो सूर्य रहेगा उसका तापमान हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। कैसा रहेगा? ज्यादा। तो ये क्षेत्र क्या होगा? गर्म। और गर्म को ही हम एक टेक्निकल भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण कहते हैं। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। बात याद रहेगी। क्या बोला इसको मैंने? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल का मतलब समझ गए? ऐसा क्षेत्र जहां पर तापमान ज्यादा हो, इसको क्या कहते हैं हम? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बात समझ में? इसके जस्ट ऊपर जाऊंगा मैं, थोड़ा सा ऊपर, तो उष्ण से थोड़ा सा कम आएगा, उसको बोलता हूं उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल। बात आ गई समझ में? थोड़ा सा आएगा ये, जिससे 35 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के बीच बीच की बात है। अब जैसे मैंने 23.5 डिग्री लिया ना, ऐसे ही पृथ्वी पर यहाँ पे है 66.5 डिग्री। क्या आएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड। और इसी का एक नाम है, इसी को मैं बोलता हूं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। क्योंकि यहाँ पे ही कौन सा गोलार्ध है? आर्कटिक कॉन्टिनेंट, आर्कटिक महाद्वीप है, इसलिए इसको क्या बोल रहा हूं मैं? आर्कटिक वृत्त। वृत्त क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लाइन पूरी खींची हुई है, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर है, लाइन नहीं है एक्चुअली, क्या है? सर्कल है। लेटीट्यूड अपने आप में सर्कल है, लॉन्गिट्यूड अपने आप में लाइन है। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इसी को क्या बोलता हूं मैं? आर्कटिक वृत्त। ये बात याद रहेगी। ये आर्कटिक ना लेके ठीक है, व्रत ले लो, ठीक है, समझ। और ये यहां पर है नॉर्थ पोल, ये क्या है? ये 90 डिग्री आ जाएगा, नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, इसी प्रकार से सेम टू सेम हम पृथ्वी पे नीचे जाएंगे 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और इसी को बोलूंगा मैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलूंगा इसको? अंटार्कटिक। ऐसे याद करना जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, अंटार्कटिक वृत्त। बात याद रहेगी। ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, इसी को बोलेंगे हम साउथ पोल। अब सुनना बात,
ये वाला मैंने बताया कि ये कैसा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे तापमान हमेशा सीधा सीधा गिर रहा है। कैसा गिर रहा है, सीधा गिर रहा है, इसी को क्या बोल रहा हूं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बात याद रहेगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको बोलता हूं मैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, अब देखो यहाँ तो ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, ऊपर क्या है, ऊपर ठंडा बहुत है, इसीलिए इसको बोलते हैं शीत या कोल्ड रीजन, कोल्ड जोन। ऊपर क्या है, ठंडा बहुत है, इसको बोलता हूं मैं शीत क्षेत्र, शीत कटिबंध, या इसको क्या बोलता हूं मैं, कोल्ड। अब देखो ये बीच में, ना तो ये गर्म है ज्यादा, ना ही ये ज्यादा क्या है, ठंडा, बीच में, इसलिए इसको बोलता हूं समशीतोष्ण, टेम्परेट जोन। कौन सा है ये, टेम्परेट। बात समझ आ गई, क्योंकि नीचे वाला गर्म ज्यादा है, ऊपर वाला ठंडा ज्यादा है, तो ये बीच में है, इसीलिए इसको क्या बोल रहा हूं मैं, टेम्परेट। बात समझ आ गई, टेम्परेट किसके किसके बीच में आ रहा है, 23 से 66 हाफ डिग्री के बीच में। हाँ ठीक है, तो ये इसको क्या बोला मैं, समशीतोष्ण, टेम्परेट क्लाइमेट, ये टेम्परेट जोन। ये बात याद रहेगी हमेशा। अब सुनो बात, इसी पृथ्वी के ऊपर देखो आप, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब देखो इसी पृथ्वी में अगर आप देखोगे 0 डिग्री है, और मैंने आपको बताया था कि जो भारत है वो ऐसे है, भारत का नीचे वाला बिंदु देखोगे ना, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट तक आ जाता है, यहाँ नीचे तक मतलब इक्वेटर के पास में पहुंच जाता है। और यहीं पे देखो बीच में है मध्य प्रदेश, हम अभी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, मान लो ये मध्य प्रदेश। सुनो, इसी मध्य प्रदेश के बीच से ही तो गुजर रहा है 23.5 डिग्री, पढ़ाया था ना मैंने, ये कर्क रेखा यही गुजर रही, देखो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से। तो देखो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय। बात समझ आ गई, इसलिए मध्य प्रदेश की क्लाइमेट को, भारत की क्लाइमेट, क्योंकि भारत के बीचों बीच से निकल रही कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकल रही कर्क रेखा, तो भारत का क्लाइमेट अगर मैं पूछूं कैसा है, तो ट्रॉपिक, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्लाइमेट। क्लाइमेट क्यों है, एक तो ये समझ में आ गया हमें इससे। मानसूनी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत के अंदर मानसूनी विंड चलती है। तो जलवायु क्लाइमेट के अंदर यही तो देखते हैं हम, कि एक तो क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, एक तो क्या देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, और विंड देखते हैं ना, और एक क्या देखते हैं हम, विंड देखते हैं। तो विंड कैसी चलती है भारत के अंदर, क्योंकि साउथ वेस्ट जो मानसून होता है ना, विंड चलती, इसीलिए मानसून को, साउथ वेस्ट विंड को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। इसीलिए भारत के अंदर जलवायु कैसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकली मानसूनी क्लाइमेट। तो मध्य प्रदेश में भी कौन सा क्लाइमेट पाया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बात याद रहेगी, कंसेप्ट याद रहेगा। कभी आपसे पूछ ले क्यों पाई जा रही है, तो बता देना कि भारत है या मध्य प्रदेश जो है वो किस किस जोन में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल जोन के अंदर। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर कैसी जलवायु पाई जा रही है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बात याद रहेगी, ये दिक्कत कोई समस्या यहाँ पर। फिर दूसरा एक और बात याद रखना है, मैंने एक दिन एक बात और बताई थी आपको, कि जैसे कि मान लो 2 मिनट के लिए आप समझो, ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। एक तो हमने बताया मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये याद रखना है आपको, पहला पॉइंट है ना, ट्रॉपिकली मानसूनी क्लाइमेट क्यों पाई जा रही वो मैंने बता दिया। अब एक और बात याद रखना है, जैसे मान लो कि जो भी हमारे पास लैंड होता है, तो उसकी उसमें 2 चीज होती है पृथ्वी के अंदर, या तो बॉडी, ये तो क्या है कॉन्टिनेंट है, और क्या है ओशन है, 2 टाइप से। तो ये क्या है, मान लो 2 मिनट के लिए कॉन्टिनेंट, ये मैंने मान लिया ये ओशन है, और ये क्या है कॉन्टिनेंट, ये मैंने मान लिया महासागर है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 2 मिनट समझना अच्छे से आप, ये क्या है महासागर, ओशन है, ये क्या है ओशन, और ये क्या है महाद्वीप। ठीक है, अब एक बात सोचो आप, मान लो यही क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में देख लो, मान लो 1 2 है, क्योंकि इसी क्षेत्र के अंदर कहीं पर कॉन्टिनेंट होगा और कहीं पर ओशंस होगा। अब मान लो यहाँ पे आ रहा है सूर्य, ये रहा सूर्य, जम नहीं रहा है, सूर्य को लाल बनाएंगे चलेगा, ठीक है, नहीं तो सूर्य भड़क जाएगा, बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू। ठीक है, ये सूर्य मान लो, ठीक है, सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे, ये सूर्य है। चलो इधर देखो, ये सूर्य है। अब मान लो दिन का समय, मान लो 2 मिनट के लिए आप दिन है, तो देखो सनरेज यहाँ पे भी गिर रही है, यहाँ पे भी गिर रही है, समान रूप से मान रहे हैं। भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इंक्लाइन गिर रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है, हम सेम मान रहे हैं कि यहाँ पे भी कैसी गिर रही है, अभी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी कैसी गिर रही है परपेंडिकुलर। तो आपको पता है ओशन के अंदर, ओशन तो बहुत गहरा है, ऐसा थोड़ी ओशन के अंदर 10-20 फीट पानी है, बहुत गहरा है, किलोमीटर तक जाता है ओशन। तो ये जो सनरेज जो होती है ना, ये 200 मीटर तक अंदर जाती है। जैसे यहाँ पे ओशन तल है ना, अगर ये
तो यहाँ तक पहुंच जाएगी ये सनरेज, अंदर तक पहुंच जाती है। और इसी के अंदर पता है आपको, इसी के अंदर एक्वाटिक लाइफ रहती है, क्योंकि सबको जरूरी है सनरेज, ऐसा नहीं है अंधेरे में सब जिएंगे, सबको लाइट जरूरी है। बात समझ, यहीं पे रहती है एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। अब देखो ये जो महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है ना, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ से सनरेज अंदर चली गई, घुस गई, कि बोले मेघमा किधर आ जा, वो ऊपर ही रहेगी यहाँ पे ही, और उसी को गर्म करेगी। आप मुझे बताओ 12 घंटे तक यहाँ पे भी हो, तो यहाँ पर तो उसको 200 मीटर तक गर्म करना है किसी चीज को, और यहाँ तो देखो ऊपर की परत को ही गर्म करना है। बात समझ में आ गया? तो बताओ मुझे कौन जल्दी गर्म होगा? ये महाद्वीप वाला जल्दी गर्म होगा। बात समझ, ये क्योंकि गर्मी में होगा। तो ऐसा मान लो अगर दिन के समय में, अगर मान लो दिन के मध्य में 12 बजे भी अगर इसका टेम्परेचर आप नापोगे ना, तो मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो इसका तापमान है 15 डिग्री, ऐसे ज्यादा तापमान नहीं था जल का, तो दिन भर अगर मान लो गर्म हुआ ना, तो हो सकता है कि 15.2 डिग्री बढ़े, इतना से ज्यादा गर्म होगा। पर इधर तो देखो हो सकता है 20 होगा तो 30 पे पहुंच जाए काटा, ऐसा होता है। आपने देखो रात के समय में अभी हमारा टेम्परेचर 0 पे पहुंच जाता है, तो दिन में वो 15-20 पे पहुंच जाता है, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो देखो दिन के समय बहुत गर्म हो गया, बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसका उल्टा ले लेते हैं। क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है कि दिन के समय ये क्या हो रहा है? जल्दी गर्म हो रहा है। ये हो रहा है क्या जल्दी गर्म? नहीं हो रहा है। ठीक है, अब रात का समय ले लेते हैं। अब रात में कौन आ जाएंगे? चंदा मामा। ये चंदा मामा ले लिया हमने, ये चंदा मामा, ठीक है। और ये वही मैंने वो लैंड ले लिया है। अब सुनना एक बात, कि अगर मान लो ये है और यही महासागर है, ये महासागर है और ये महाद्वीप है। अब दिन के समय में तो कोई धूप नहीं आ रही है, तो जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है ना, उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा सोचना, आप अगर सोचते हो मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, तो आपके पास रहेगा नहीं, खर्चा भी उतना ही होगा। गलत समझ रहे हो आप? सही बात है। आपको क्या लगता है ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा पैसा आ जाएगा क्या? ज्यादा खर्चा होगा। नहीं बात समझ आई? जो चीज जिसके पास जितनी आती है उतना खर्चा भी होता है, कम आता है तो कम खर्चा होता है, सीधी सी बात। तो इसने ज्यादा लिया था तो ये ज्यादा फेंक देगा बाहर, ठीक है, बात है समझ में आ गई? ये क्या कर देगा? ज्यादा उड़ा देगा। पर देखो इसके पास तो ज्यादा आया ही नहीं, तो ये ज्यादा ठंडा होगा क्या? नहीं। ये 20 पहले मान लो 15 पे था, 15.2 बढ़ा, फिर 15 पे आ जाएगा। पर ये तो 20 से 30 पहुंच जाएगा, तो फिर से 20 पे पहुंच जाएगा। तो देखो कितना चेंज आया। तो देखो रात के समय में ठंडा ज्यादा होगा, दिन में क्या है? गर्म। रात में क्या है? ठंडा। पर यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं आया, इस समय इसको बोलते हैं मॉडरेट। ये भी समय कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं आया। बात समझ में आ गई? तो सुनो बात, जब भी लैंड की जब भी हम बात करेंगे, तो लैंड के ऊपर जो क्लाइमेट पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की आपको खास बात पता चल गई। क्या खास बात होगी? गर्मी के समय में ज्यादा गर्मी, अभी दिन का एग्जांपल लिया था मैं, गर्मी के समय सीधी सी बात है ज्यादा गर्मी होगी, और ठंडी के समय ज्यादा ठंडी होगी। जैसे अभी देख रहे हो ना, अब हमें कैसा हो रहा है कि ठंड के समय में बहुत ठंडी पड़ रही है, अभी 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, और गर्मी में देखो 45 पहुंच जाएगा फिर से। कितना वेरिएशन दिख रहा है आपको? जबकि इधर ऊपर जाओगे ना, ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा आपको, हो सकता है 2-5 डिग्री टेम्परेचर का ही चेंज आए। बात समझ में आ गई? तो ये वाला समझ में आ गया। तो हमेशा जब भी मैं बोलूं कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट जैसे ही बोलूंगा ऐसे आपकी दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। इसका मतलब है एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जा रही है। कैसी क्लाइमेट पाई जा रही है? कॉन्टिनेंट में। एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि जो समर होगा वेरी हॉट होगा, मतलब गर्मी में कम गर्मी होना चाहिए पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठंडी में कम ठंडी होना चाहिए पर बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो जैसे मैं बोलूंगा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जा रहा है, इसका मतलब तुरंत समझ में आ जाओगे, बात याद रहेगी आपको। फिर मैं बोलूंगा ओशनिक क्लाइमेट। देखो ओशनिक क्लाइमेट जैसे ही मैंने बोला, इसका मतलब ना तो ज्यादा गर्मी में गर्मी लगेगी, ना ही ज्यादा ठंडी में ठंडी लगेगी। बात समझ में गई? इसी को क्या बोलते हैं? मॉडरेट। बात याद रहेगी ये, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप एक बात देखो, ये आगे समझ में ले लो, अगर फोटो वोटो लेना, फोटोग्राफी करना हो तो कर लो। कर ली फोटोग्राफी? चलो ठीक है। अब सुनना बात, जो मध्य प्रदेश है, आप देखो पृथ्वी के ऊपर, कि ये मान लो ये पृथ्वी है, क्या है ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये है क्या? 0 डिग्री, और ये है 23 डिग्री, और यहाँ पे भी 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, ठीक है। और इसी के अंदर आ रहा है, अभी हम भारत की बात ना करके सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर ले। ये रहा मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, दिखा? देखोगे ना अपनी आंखों को अगर फाड़ के 720 पिक्सल में, तो दिखेगा ये मध्य प्रदेश।
720 मेगापिक्सल की आंखें हमारी, पता है आपको, ठीक है। ये रहा मध्य प्रदेश। तो अब सुनो बात, अगर यहां पर अगर आप देखोगे, और एक और चीज याद रखो, ये मध्य प्रदेश है, अभी हमें पता नहीं चल पाएगा कि मध्य प्रदेश पानी पे है कि कहां पर है। तो ऐसे देखो आप, ये है भारत, ये क्या है, ये भारत, ये क्या है भारत, और यहां पर है देखो हमारा मध्य प्रदेश। तो मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में कैसा क्लाइमेट पाया जा रहा है, सोच समझ के बोलो अच्छे से। महाद्वीपीय जलवायु पाई जा रही ना, देखो ना, लैंड लॉक्ड है ना मध्य प्रदेश। नहीं समझ में आ रही बात, आगे ना, तो बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाई जाती है, तो पहली बात तो ठीक है, सही बात है। कारण पूछ ले कि क्यों पाई जाती है, देखो बच्चे बता नहीं पाएगा क्यों पाई जाती, ना ही बुक में इसको बता पाया, पर आप बता सकते हो क्यों पाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। बात है भू अवस्थित राज्य, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो बता पाओगे मध्य प्रदेश में कौन सी क्लाइमेट पाई जा रही है, एक और कॉन्टिनेंटल टाइप, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। दो प्रकार की जलवायु मैंने पढ़ा दी। एक प्रकार की जलवायु और बताता हूं मैं, कि मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु भी तो पाई जा रही है, उष्ण कटिबंधी के साथ मैंने क्या बताया, मानसूनी। और मानसूनी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेड विंड, जो मानसूनी विंड होती है, वो क्या करती है, मानसून के अनुसार अपनी दिशाएं बदल देती है। तो जैसे कि अभी अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो जो विंड है ना, वो इस डायरेक्शन में चल रही, ऐसे चल रही, ऐसे, इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है आपको, ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन चल रही। क्योंकि देखो यहाँ पे सूर्य कितना है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर सूर्य कहां पर है अभी, मकर रेखा के ऊपर। और जहां पे सूर्य ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो वायु होती है वो ऊपर उड़ जाएगी, सीधी सी बात है ना। ऐसा समझो ना, पैसे आ जाए आदमी हवा में उड़ता है कि नहीं उड़ता है। जब वायु को भी हवा, मतलब गर्मी लग गई, उसको मिल गई, उष्मा मिल गई, तो सीधी सी बात हवा में उड़ेगी, वो धरती पे थोड़ी टुकटुकी, ऊपर चली जाएगी वो। तो सुनो, वो ऊपर चली गई, देखो नीचे खाली हो गया ना, तो प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, और ऊपर जैसे जहां पे ठंडी है, वहां पे वायु क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा वायु से कम वायु की ओर जाएगा ना कोई चीज। तो यहाँ से जब पयोने नीचे जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम, देखो अब यहाँ से इधर जा रही, नीचे जा रही भी हवा है, तो ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, मानसूनी पवने। अब गर्मी के समय में जस्ट उल्टा हो जाएगा, गर्मी के समय में सूर्य यहाँ आ जाएगा। इसीलिए देखा होगा मई जून में, देखो आपने सुना होगा 22-23 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। और उस दिन देखो सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कम से कम 14 से 15 घंटे का होता है दिन, पता ही नहीं चलता है कब दिन खत्म होगा। बात समझ गई। 5 बजे सूर्य निकल आता है और 7-7:30 बजे सूर्य अस्त होता है, इसीलिए होता है वो। ये आगे समझे। तो गर्मी के समय में क्या होगा, यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, तो तापमान ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और नीचे साइड में तापमान कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा है। तो जो विंड चलती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो हाई प्रेशर से कहां चलेगी, लो प्रेशर पर। क्या है, पवनें सीधी नहीं चलती है। आप सोचोगे ये हाई प्रेशर है, ये क्या है, हाई प्रेशर, और ये क्या है, लो प्रेशर। आप सोचोगे पवनें सीधी चलना चाहिए, पर पवनें सीधी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है, क्योंकि आपको पता पृथ्वी घूम भी तो रही है, उसका इफेक्ट भी तो पड़ेगा पृथ्वी के वायु के ऊपर। वायु चल रही है, जाना तो सीधी चाहती है वो, जैसे आप भी पढ़ना चाहते हो, पर आपके बहुत सारे दोस्त होंगे बोलेंगे आज पार्टी करते हैं भाई यार, अवरोध एक नहीं थी जीवन में। पढ़ाई करना बड़ा कठिन थोड़ी, बहुत आसान है, पर परिस्थितियां ऐसी हो जाती पढ़ नहीं पाता आदमी। चाहता है वो अंदर से पढ़ना, पर पढ़ नहीं पाता। वो ऐसे पहुंच चाहती तो यहाँ पे, पर जा नहीं पा रही। क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो घूमने के कारण क्या होता है, इस पे एक बल लगता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस बल, इसको बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। इतना ज्यादा नहीं घुसना अंदर। इसके कारण क्या करते, मुड़ जाती है। जैसे वो साउथ से ऊपर आएगी ना नॉर्थ में, तो ऐसे ना चल के वो ऐसे चलेगी, तो ऐसे चलेगी वो, ऐसे ऐसे आएगी यहाँ पे और ऐसे चलेगी। तो सुनो, देखो इनकी डायरेक्शन देखो, यहाँ है भारत, और भारत के रिस्पेक्ट में इनकी डायरेक्शन देखोगे तो साउथ वेस्ट। इसीलिए मानसून को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। साउथ वेस्ट मानसून भारत में आ गया। मानसून थे पर कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून। इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण होगी, साउथ वेस्ट मानसून के कारण। इसीलिए बोल रहे हैं मानसूनी पवन है, मानसूनी जलवायु। क्योंकि जलवायु के अंदर सारी चीज लेंगे ना हम, टेम्परेचर भी लेंगे, प्रेशर भी लेंगे और विंड भी लेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब बता पाओगे आप कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधी क्यों पाई जा रही है, क्योंकि उष्ण कटिबंधी क्लाइमेट क्षेत्र में आ रहा है, जोन में आ रहा है। हाँ पूरा बोलेंगे, एक साथ में बोलेंगे उसको। और क्यों पाई जा रही, दोनों कारण है उसके। एक तो इस क्षेत्र में पाया जा रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है मध्य प्रदेश। दूसरा क्या है कि मानसूनी पवनें वहां पे है। तीसरा इफेक्ट और क्या है कि मध्य प्रदेश क्या है, एक लैंड लॉक्ड प्रदेश है, राज्य, स्टेट है। इसी कारण यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जा रही, कॉन्टिनेंटल टाइप। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या।
ठीक है। मध्य प्रदेश में सम जलवायु भी पाई जाती है, टेम्परेट क्लाइमेट भी पाया जाता है। हमने पढ़ा था मालवा का पठार। तो जो प्लेट्यू जो होता है ना, अब देखो एक होता है मैदान, एक होता है प्लेट्यू। अब जैसे जो कंडीशन मेरी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे जो कंडीशन चेंज होती है ना, वो कंडीशन नीचे से ऊपर जाने पे भी चेंज होती है। जैसे मान लो यहाँ पर ही 0 डिग्री के ऊपर ही मान लो कोई पर्वत होगा, तो देखो ताप तो बहुत ज्यादा है, तो कायदे से यहाँ पर बर्फ नहीं होना चाहिए क्योंकि ताप बहुत ज्यादा है। पर आपको पता है इसी इक्वेटर के ऊपर एक जगह है, शायद अच्छे से मुझे याद नहीं, किलिमंजारो, ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है, इक्वेटर के पास में ही वो, पर बहुत ऊंचाई होने के कारण उस पर बर्फ पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे धरातल से हम जब ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, तो जो कंडीशन हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ना, वही कंडीशन नीचे से ऊपर जाने पे भी बनती है। तो देखो सबसे नीचे आएगा मैदान, पहले मैदान आएगा, फिर देखो प्लेट्यू आएगा, और फिर ही आएगा देखो माउंटेन। देखो ये बीच का क्षेत्र है ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। तो जो प्लेट्यू होता है ना, वहां पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? टेम्परेट, मॉडरेट रहती। बात समझ आ गई? इसीलिए मध्य प्रदेश में पठार बहुत ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? टेम्परेट। तो कोई पूछते क्यों टेम्परेट पाई जा रही? क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है? पठारों का प्रदेश। पढ़ा ना हमने, पठारी पठारी तो पढ़े, बात याद रहेगी, लॉजिक याद रहेगा। चारों प्रकार के मैंने बता दिए, कुछ भी कैसे भी प्रकार के प्रश्न आ जाएगा ना, और मुझे तो नहीं लगता मध्य प्रदेश 10-20 साल से प्रश्न पूछे। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बेसिक तो यही है। हाँ था ना, सब आएगा। ये तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है। मैं जैसे बोला ना, अगर रीजन कारण में भी पूछे ना, वो मुझे तो लगता है 2-5-10 साल पूछेगा वो, पर पूछेगा जब भी, अगर होश आए उसको तो भी बता सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, हाँ मैं बनाऊंगा ना उस दिन पेपर। कहाँ पे चलेंगे ना आपके साथ? कौन क्या? ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा लिखी है, आप पढ़ सकते हो उसको, बड़ा आसान ही है। कि मौसम क्या होता है कि किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के औसत को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अल्पकालिक का मतलब छोटे से समय में, आज कल की बात कर रहे हैं हम, अल्पकालिक उसको बोल रहे हैं। और किसी स्थान की बात करें, जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास की बात करें कि आज भोपाल, हो सकता है भोपाल में पानी गिर रहा हो, उसके पास में श्योर में ना गिर रहा हो। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोल दिया भोपाल में पानी गिरा, इसका मतलब पूरे मध्य प्रदेश में गिर रहा हो, इसीलिए तो मौसम बोला उसको मैंने। पर क्लाइमेट बोल देता तो फिर तो गिरता ही गिरता वो। पर जैसे मैंने बोला ना, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसूनी क्लाइमेट है, इसलिए मध्य प्रदेश में मानसूनी क्लाइमेट से वर्षा होती है। बात समझना गई? फिर देखो यहाँ पे एक उदाहरण भी लिखा है, जैसे इंदौर में आज तेज धूप है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो अंधेर में बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा है। तो ये क्या हो गया? मौसम हो गया। यही वेदर लिखा है कि द शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक या ज्योग्राफिकली कंडीशन सच एस, लिखा टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा है, टुडे इज ब्राइट सनशाइन इन इंदौर। फिर देखो यहाँ पे जलवायु लिखा है कि किसी वृहद क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र लेंगे, जैसे मध्य प्रदेश, पूरा भारत, ऐसी बात करेंगे। बात समझ, इंदौर का नहीं बोलेंगे, इंदौर का जलवायु कैसी है, बड़ा क्षेत्र लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो किसी वृहद क्षेत्र की दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब होता है 30 से 35 साल का यहाँ पे तापमान कितना रहा है, 30 से 35 साल में यहाँ पे कितनी वर्षा हुई है। बात समझ गई? 30 से 35 साल में यहाँ पे कितना टेम्परेचर रहा है। बात समझ गई? सबको बोलेंगे, उसके बाद कंक्लूड निकालेंगे मध्य प्रदेश कैसी जलवायु पाई जा रही है। बात समझ गई? इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 100 सालों में जो चेंज हुआ है उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि 100 सालों में हमने क्या गतिविधियां करी, जो हमने गैसें उत्सर्जित करी वायुमंडल के अंदर, उसका इफेक्ट जाके अब दिखने लगा है क्लाइमेट का। उस समय थोड़ी दिखा। आपको पता है औद्योगिक क्रांति 1850 में हुई थी, देखो आज से 200 साल हो गए, 1950, 2050, वैसे देखोगे 250 साल हो गए, अब जाके इफेक्ट दिखने लगा है कि हमारी पृथ्वी गर्म होने लगी है। आपको पता है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है 14.7, कुछ 14.7 ही है, क्योंकि हम सब देखेंगे ना, नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल, पूरे एवरेज पृथ्वी का टेम्परेचर देख रहे हैं। और ऐसा कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर और 1 डिग्री बढ़ गया ना, तो कई द्वीप डूब जाएंगे, कई लोग रह ही नहीं पाएंगे। ये कृषि जो कर रहे हैं ना, वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से टेम्परेचर में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हमें ऐसा लगता है हम तो झेल लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर काम करता है ऐसा, क्योंकि हर जीव के अंदर ऐसा हार्मोन्स होते हैं कि एक समय विशेष पे ही रिलीज होते हैं, एक समय विशेष टेम्परेचर पे ही रिलीज होते हैं। बात समझ गए? ऐसा होता है। तो देखा होगा आपने बहुत सारे, पहले देखो हम कितनी चिड़िया देखते थे, आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले गांव में देखते थे हम, पर आज क्लाइमेट के कारण बहुत सारी चीजें जीव विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, बात याद रहेगी। ये सब क्लाइमेट। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की क्लाइमेट यहाँ पे दे रखा है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जा रही है। इतना सही प्रश्न पूछता है बस वो।
तो कहीं ये लिखा है उपोष्ण कटिबंधीय मध्य प्रदेश आ रहा है, और मध्य प्रदेश में कैसी क्लाइमेट पाई जा रही है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकली मानसूनी क्लाइमेट। ये बात याद रहेगी आपको, ये बात याद रखना है, क्यों पाई जा रही, कैसे पाई जा रही है, सब बता चुका हूं मैं, अब तो याद रहेगा ना आपको। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश के जो जलवायु क्षेत्र ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है आपको। इधर देखो, अब एक तो हमने बता दिया मध्य प्रदेश कैसी जलवायु पाई जा रही, अब उस जलवायु के अंदर भी बहुत सारे रीजन है, अलग अलग क्षेत्र, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, छोटा मोटा तो है नहीं, मुट्ठी भर, बता दिया हमने एक चीज, बड़ा राज्य, तो इसके अंदर भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्या पाई जाएगी? क्लाइमेट। तो हम यहाँ मध्य प्रदेश के क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेट रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र में, मध्य प्रदेश को 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? 4। एक मैप बताता हूं मैं, उससे देखना, ये मैप है, ठीक है। अब देखना, सुनना बात, तो मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा देखोगे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्दर्न, उत्तर वाला क्षेत्र ना, इसलिए नॉर्दर्न बोल रहे हैं उसको। ये वाला क्षेत्र पूरा ऐसे ले लेना आप, ये ऊपर वाला पूरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ये क्योंकि इधर मैदान पड़ता है आपका। और मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे कैसी क्लाइमेट पाई जा रही है, ये तो क्षेत्र हो गया, क्या है ये? उत्तरी मैदानी क्षेत्र, बात समझ आ गई? ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। फिर देखो एक यहाँ पर आपको मिलेगा मालवा का पठार, ये क्या मिलेगा? तो मालवा का पठारी क्षेत्र, क्या मिलेगा? पठारी क्षेत्र, ठीक है, बात याद रही। अब सुनना, एक छोटा सा मैं कंफ्यूजन आपको बता रहा हूं, आपको घबराना नहीं है, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज मिलती है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सुनना बात, कुछ बुकों में क्या कर रखा है कि ये जो सिर्फ इतना क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, सिर्फ इतना क्षेत्र, देखो थोड़ा मैं डेज बना रहा हूं, सिर्फ इतना क्षेत्र, इसको बोलते हैं विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको हम? इसको अलग बना दिया उसने। और कुछ बुकों में क्या कर रखा है, इसको जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी आ गई एक तो, क्योंकि नर्मदा घाटी यहाँ पर है, और ये वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं, देखो, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, देखो ना, साउथ ईस्ट रीजन, इनको एक साथ में मिला दिया उसने। तो कुछ बुकों में इसको साथ में मिला देता है, कुछ बुक में क्या करता है वो, कि वो ये कहता है कि ये जो नर्मदा घाटी है इसको तो अलग ही ले लो, ये नर्मदा घाटी को अलग ले लो, बाकी को विंध्य और सतपुड़ा को मिला दो। तो कुछ बुक में क्या आता है, सिर्फ विंध्य आता है, कुछ बुक में क्या आता है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। कंफ्यूज नहीं होना है, सबकी बात एक ही रहेगी, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो कितने भागों में बांट रखा है? पहली बात तो मध्य प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांट रखा। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के रूप में कितने भागों में बांट रखा है? 4। मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र है? 4। 4 में सबसे पहला है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, फिर मालवा का पठारी क्षेत्र, फिर ये जो क्षेत्र इसको बोलते हैं विंध्य, क्योंकि आपने भी पढ़ा ना विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, तो इसको क्या बोलता हूं मैं? विंध्य। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि विंध्य भी एक पर्वतीय क्षेत्र है और सतपुड़ा भी पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए मैं ज्यादा साइंटिफिक इसको मानता हूँ, क्योंकि पर्वत में एक जैसी जलवायु पाई जाएगी। मैं चाहता तो उसको नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र को एक ही में ले लेते, पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, बात याद रहेगी आपको। और ये जो बचा है इसको बोलता हूं नर्मदा घाटी। क्या बोलता हूं इसको मैं? नर्मदा घाटी, ठीक है, बात याद रहेगी आपको, नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। अब मैडम बताएगी कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जा रहा है, ये तो पता है मुझे कि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु तो पूरे मध्य प्रदेश में पाई जा रही है, पर उसमें भी किस प्रकार की पाई जा रही है, उसमें कॉन्टिनेंटली पाई जा रही है कि ओशनी पाई जा रही है, ये बताना है। तो यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई, देख के देखो, मैप में देखना है, बताओ। अरे महाद्वीपी पाई जा रही है, देखो महाद्वीप है ना, ये पूरे मध्य प्रदेश भारत से घिरा है, तो ये ऊपर वाला क्षेत्र जितना बीचों बीच में जो क्षेत्र पड़ेगा ना, उसी को बोलते हैं महाद्वीपी जलवायु, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। सोचना है, क्रिएट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जा रही है, ये कलर, ये बात याद रहेगी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदानी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जा रही है? महाद्वीपी। महाद्वीपी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल, ठीक है मैम। और इसकी खास बात अभी बताई मैंने कि जो भी जैसे मैंने बोला महाद्वीपी जलवायु, वैसे हमारे दिमाग की घंटी बजना चाहिए कि गर्मी कैसी होगी, बहुत गर्म, ठंडी कैसी होगी, बहुत ठंडी। इसलिए देखोगे मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र यहीं पे पड़ता है, शिवपुरी में।
हाँ जैसे भी, हाँ जैसे भी याद रखो आप लॉजिकली, पर हमें तो इसे साइंटिफिकली याद रखना है कि जैसे मैंने बोला महाद्वीपीय जलवायु पाई जा रही है, तो महाद्वीपीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? बहुत ज्यादा गर्म। समर क्या होगा? वेरी हॉट। ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी बताओ? हाँ। और शीत ऋतु कैसी होगी? बात समझ में आ गई? आप याद रखोगे? अभी मैं बताऊंगा, देखो यहाँ से कैसे प्रश्न एमपीपीएससी में आया और बच्चा कैसे हिलता है, कुछ भी नहीं जबकि प्रश्न देखोगे आप तो। ठीक है। हाँ वो घबरा जाता है, जरा सा प्रश्न पूछा वो तिलमिला जाता है, बोलता पढ़ा ही नहीं है तो मैंने, जबकि सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। फिर देखो ये है मालवा का पठारी क्षेत्र, और मालवा का पठारी क्षेत्र देखो बीचों बीच में पड़ रहा है। बीचों बीच में पड़ने के कारण ही देखो यहाँ पे पाई जा रही सम जलवायु, मॉडरेट। तो सम जलवायु बोलूं या इसी का नाम है समशीतोष्ण जलवायु? अरे यार सर भी पता नहीं कहाँ गए। कुछ भी नहीं करना है, जाना है और वहां पे एक बटन है दबा देना तो बाहर आ जाएगी। एक ब्लैक बटन है यहाँ पे कुर्सी के जैसे, कुछ और मत कर देना, लाइट बंद मत कर देना बस। हाँ ये सामने दिखा रहा ना, एक नीचे बटन है इसके, हाँ आगे देखो, हाँ हाँ नीचे नीचे, यहाँ नीचे बस, यहाँ हाँ बटन दबा देना बस, जोर से दबाओ। हो गया? बाहर आ गए बटन? आ जाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एडिट करना पड़ेगा लेक्चर को। हेलो हेलो। रिकॉर्ड होती है। मेरे पास तो आता है। जब तक थोड़ा सा रिवीजन कर लो आप लोग। ठीक है। ये क्षेत्र हमने देख लिया था, बस यहीं पे थे हम। ये देख लो आप तो 2 मिनट, इसको बोलते हैं हम उत्तर का मैदानी क्षेत्र। क्या कह रहे हैं इसको हम? ये जो ऊपर है इसको बोल रहे हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। और हमें देखा अभी कि यहाँ पे कैसी क्लाइमेट पाई जा रही है? महाद्वीपीय जलवायु। और महाद्वीपीय जलवायु की खास बात पता है आपको? ठीक है। अब जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोल रहा हूं मैं मालवा का पठार।
और मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जा रही है, क्यों पाई जा रही है, पठारी क्षेत्र इसलिए, ठीक है। दूसरा देखो बीचों बीच में मध्य प्रदेश के, ठीक है। तीसरा याद रखो ये जो सागर वाला क्षेत्र है हमारा, अरब सागर वाले क्षेत्र से भी पास में, तो जितना सागर के पास में जो क्षेत्र रहेगा, सीधी सी बात, वहां पे कैसा क्लाइमेट पाया जाएगा, टेम्परेट। लॉजिक याद रहेगा आपको, कभी ऐसे कथन कारण आ जाए कि मालवा के पठार में सम जलवायु ही क्यों पाई जाती है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एमपीपीएससी कभी पूछेगा ये बात, पर पूछ भी ले तो बता देना उसको, ठीक है। तो कैसी जलवायु पाई जा रही है, सम जलवायु। सम बोलूं या इसी को मैं बोलता हूं समशीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट, मॉडरेट, या इसको बोलता हूं मैं टेम्परेट, ठीक है। बात याद आएगी। तो सम बोलूं या क्या बोलूं इसको, समशीतोष्ण। देखो शीतोष्ण नाम में ही छुपा है, शीत और उष्ण, तो ना तो ये ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म, इसलिए शीतोष्ण। तो कभी आपसे मतलब ही पूछे इसका कि समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग क्या होता है इसका, तो ग्रीष्म ऋतु में कैसा होगा ये, सामान्य गर्म। शीत ऋतु में कैसा होगा, सामान्य ठंडा। बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा मॉडरेटली हॉट होगा और मॉडरेटली क्या होगा, कोल्ड, ठीक है। ये वाला क्षेत्र हम देख रहे थे। ये वाला क्षेत्र जो है, ये मैंने बोला था नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब देखो मैंने एक दिन आपको ये बताया था कि ये जो है विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, विंध्य सतपुड़ा कैसा क्षेत्र है ये, अरे बोलो कुछ तो, पर्वतीय क्षेत्र है। और मैंने आपको बताया था कि पर्वत जो होगा, सीधी सी बात, ऊंचा होगा वो, और जो चीज ऊंची होती है तो मैंने बताया था कि ऊपर जाने पर जो वायुमंडल का जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि सीधी सी बात है पृथ्वी नीचे स्तर पे, जैसे मान लो ये माउंटेन है, तो यहाँ पर जैसे एयर जो वायुमंडल होगी ज्यादा होगी, सीधी सी बात, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ना, ये एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब एयर के पार्टिकल बहुत कम होंगे और गर्म। अरे रुक तो जाओ 2 सेकंड, अभी गर्मी की बात चल रही है, ठीक है। लॉजिकली जनरली यही होगा, जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, आपको पता है माउंटेन पे जाने पर हमारी नाकों से ब्लड आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि हमारी जो शरीर जो है वो इस एटमॉस्फेयर पर वर्क कर रहा है, तो हमारे शरीर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे शरीर पे पड़ रहा है, तो मेरे शरीर अंदर से उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो सीधी सी बात, ऊपर का एटमॉस्फेयर मेरा कम हो गया, पर अंदर शरीर तो उसी टाइप से काम कर रहा है ना, तो अंदर से प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ब्लड बाहर फेंक रहा है वो। बात समझ में आ गई। जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना व्यक्ति, तो उसको ब्लड से खून आ जाता है, तो इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है, हर कोई नहीं चढ़ पाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आपको रहना है। बात समझ आ गई। तो जैसे मैं ऊपर गया तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो वायुमंडल है वो कैसा हो गया, विरल हो गया। क्या हो गया, विरल हो गया। तो सीधी सी बात है, अब दिन का समय है, तो धूप तो यहाँ पे सनराइज यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। देखो यहाँ पे लेने वाले बहुत ज्यादा, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लेने वाले बहुत कम, इसलिए गर्मी बहुत कम है। और वैसे भी हम पढ़ते हैं कि ऊपर जब हम जाते हैं तो तापमान कम होता है। 1 किलोमीटर जब मैं ऊपर चला जाता हूँ तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। बात समझ गई। तो ये भी 1 किलोमीटर ऊंचे ही मान लो, 900 मीटर 1 किलोमीटर ऊंचे मान लो मैं विंध्य सतपुड़ा को, तो सीधी सी बात है 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाना बहुत बड़ी बात है नीचे की तुलना में। तो देखो गर्मी में अगर मान लो किसी क्षेत्र का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री है, तो सुनो यहाँ पे 35 डिग्री कितना अच्छा लगेगा हमें। बात समझ गई। तो देखो गर्मी के समय में तो हमें अच्छा लग रहा है, ऐसे लॉजिक मैंने बताया था आपको। तो गर्मी कैसी होती है, साधारण गर्म, पर ठंडी में उल्टा होगा, पहले ही तापमान कम था, ठंडी में और कम हो जाएगा, तो एकदम बर्फ ही जमा देगा आपको। तो ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो इसको मिक्स्ड टाइप की जलवायु बोलते हैं। मिश्रित, ना तो ये कॉन्टिनेंटल टाइप की है ना ही ये ओशनिक टाइप की, कैसी है, मिक्स्ड टाइप की, कि समर कैसा है, साधारण गर्म। लॉजिक समझा दिया मैंने। तो अगर यहां से कोई पूछे कैसी जलवायु पाई जा रही है, तो मिश्रित। बात समझ आ गई। और मिश्रित का मतलब भी याद करना, ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, साधारण। कैसी होगी, साधारण। क्यों होगी साधारण, बता दिया मैंने अब आपको। और शीत ऋतु कैसी होगी, अधिक ठंडी। बात समझ आ गई, वेरी कोल्ड। लॉजिक समझ में आ गया। बस इतना से याद करना कि इसका जस्ट उल्टा कर देना नर्मदा घाटी में। मैंने बताया था आपको, नर्मदा घाटी में उल्टा कर देना। उल्टा कैसा, क्योंकि जो नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र होगा, तो जहां पे जल होता है ना, वो उमस बहुत ज्यादा होती है। आप जैसे कोस्टली जो क्षेत्र होते हैं हमारे, कोस्ट जो होती है, तटीय क्षेत्र, वहां पे जाना बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत बेचैनी होती है लोगों को, क्योंकि ह्यूमस ही बहुत ज्यादा है। बात समझेंगे। ह्यूमस के कारण हमें गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होगी। आपको पता है मई में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जून में टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर भी हमें जून की गर्मी ज्यादा खतरनाक लगती है, जबकि मई में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जून में टेम्परेचर कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी की वजह से। बात समझना गई। इसी प्रकार से तो ये जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जल है नर्मदा घाटी में, और जन्म होने के कारण जो वायु जो होगी उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने के कारण हमें उमस जैसी लगी, इसलिए गर्मी महसूस ज्यादा हो रही है। तो ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, अधिक गर्म, पर शीत ऋतु क्या होगी, सामान्य गर्म। बात समझ गए। इसका उल्टा कर देना बस आप, तो जो जैसा याद करेगा।
सर्दी में ज्यादा कम होगी, बात याद रहेगी, नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको? बात याद रहेगी, क्लाइमेट याद रहेगा, सारे क्षेत्र को बता दोगे। अब सुनो बात, क्लाइमेट के अंदर हम बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे इस क्लाइमेट के अंदर मुझे टेम्परेचर भी पढ़ना है और इसी क्लाइमेट के अंदर मुझे रेनफॉल भी पढ़ना है। आगे हम सेपरेट पढ़ेंगे मतलब टेम्परेचर किस क्षेत्र में क्या होगा, और आगे वर्षा भी पढ़ेंगे हम, किस क्षेत्र में कैसी वर्षा पाई जा रही है। पर थोड़ा सा देखो, मैं हिंट बताता हूँ आपको कैसे प्रश्न एक बार एमपीपीएससी में आया था। एक एमपीपीएससी में ऐसा एक प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर जाने पर तापमान बढ़ता है कि घटता है, ऐसे स्टेटमेंट दिए थे उसने। आप मुझे बताओ, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? पीछे बताओ, आप बताओ, कुछ तो बताओ। तो सुनो बात, इसीलिए तो प्रश्न पूछा है, बढ़ेगा। क्यों? सुनो बात, लॉजिक सुनो। अरे ये देखो, ये भाई साहब कहाँ गए? महाद्वीपीय जलवायु वाला। महाद्वीपीय जलवायु में उल्टा होता है मैडम, क्योंकि यहाँ पे सम जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु में उल्टा हो रहा है, गर्मी में और ज्यादा गर्मी हो रही है। तो सुनो, इसकी तुलना में यहाँ पे गर्मी ज्यादा लगती है। बात समझ आ गई, लॉजिक समझ में आ गया? यही तो प्रश्न था कि मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा ज्यादा गर्म होता है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। क्यों हो रहा है? बात समझ आ गई? मैं पूछूं मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा ठंडा होता है? उत्तरी क्षेत्र। इसीलिए मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान यहीं पे पड़ता है, इसी उत्तरी क्षेत्र के अंदर, गंज बासोदा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंज बासोदा है, वर्तमान में छतरपुर बन गया है, खजुराहो। क्योंकि गंज बासोदा 1992 के समय में था ये, अभी वर्तमान में 2018-19 के अंदर यहीं पे छतरपुर के अंदर है खजुराहो। यहाँ का टेम्परेचर हमने हाईएस्ट नापा है 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हो बात को आप? पिघाल देगा मतलब वो। तो यहीं पे पढ़ फिर भी यहीं पे रहा है ना, देखो इसी क्षेत्र में पड़ रहा है ना। फिर देखो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र यहीं पे पड़ता है, शिवपुरी। शिवपुरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो लॉजिक समझ में आ गया क्यों हो रहा है सब कुछ? बात समझ में आ गई? वरना आपके हिसाब से तो इधर पड़ना चाहिए ज्यादा गर्म, ये इक्वेटर के पास में है ना। बात समझ में आ गई? तो नीचे से जब ऊपर जाऊंगा तो तापमान क्या बढ़ेगा? ग्रीष्म ऋतु में बढ़ेगा, शीत ऋतु में घटेगा, उल्टा हो रहा है। बात समझ आ गई? लॉजिक समझ आए? फिर इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जब पूर्व से पश्चिम जाऊंगा तो भी सेम कंडीशन आएगी। बात याद रहेगी? सेम कंडीशन आएगी। फिर देखो मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है और इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो मध्य प्रदेश में जब दक्षिण से उत्तर जाऊंगा तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम। उत्तर से दक्षिण क्या होंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, आगे सब पढ़ेंगे हम। कोई दिक्कत को समस्या? तो बहुत बेसिक सा प्रश्न आया था, बता दो कि बड़े आसानी से आप टेम्परेचर को लेके। मैं अगर बोलूं कि मध्य प्रदेश के खींच क्षेत्र में तापमान कम होता है, तो सुनो इधर नीचे आऊंगा तो तापमान कम होगा ना ग्रीष्म ऋतु में, सीधी सी बात है। पंचमढ़ी वाले क्षेत्र में ज्यादा कम होगा तापमान। बात समझ गई? तो देखो ऐसे ना बढ़ के हम ऐसे बढ़ते हैं, इसको बोलता हूं मैं दक्षिण पूर्व और इसको बोलता हूं उत्तर पश्चिम। तो हम ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे। बात समझ गए? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ जाने पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ता है, उसी ऋतु में तापमान घटता है। बना दोगे क्वेश्चन? अब तो देखना एमपीपीएससी के प्रश्न उठा के आपको उसके अंदर ये सब चीज मिलेगी। कितना आसान है बताओ मुझे आप। पर बच्चा अगर रट के जाकर नहीं बता पाएगा वो। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो ये 4 क्षेत्र आपको यहाँ पे बना रखे हैं कि मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 4 क्षेत्रों में। एक तो जलवायु पाई जाए, सम जलवायु या मॉडरेट जलवायु पाई जा रही। फिर देखो विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। कंफ्यूज नहीं होना है इसको, हो सकता है ये सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र ना मिले, सिर्फ विंध्य पर्वतीय क्षेत्र मिले तो भी कोई बात है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म होगी, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। और ये फिर नर्मदा घाटी है, और इसी के साथ में सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में देगा, यहाँ पे जोड़ देगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, साउथ ईस्ट रीजन, इसके साथ ही मिला देगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको? बढ़े आगे। ठीक है, देखो ये सब चीज यहाँ पे लिखी है, देखो आपके सामने इस चार्ट में जो चीज मैंने आपको समझाई है वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो ये लिखा है यहाँ पे उत्तर का मैदानी क्षेत्र, और इसी के अंदर कैसी जलवायु पाई जा रही? विषम। और विषम को ही क्या बोलते हैं हम? महाद्वीपीय। विषम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गर्मी में और ज्यादा गर्मी, ठंडी में और ज्यादा ठंडी, इसलिए विषम बोल रहे हैं, एक्सट्रीम। बात समझ आ गई? देखो ग्रीष्म ऋतु कैसी है? वेरी हॉट। विंटर कैसी है? वेरी कोल्ड। क्यों है? समझ में आ गई बात? समझ। फिर देखो मालवा का पठारी क्षेत्र, इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू रीजन, इसके अंदर कैसी पाई जा रही? मॉडरेट। समर कैसा होगा? मॉडरेटली हॉट। विंटर कैसा होगा? मॉडरेटली कोल्ड।
ठीक है, बात आ गई समझ में। फिर देखो ये रहा विंध्यम सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंदर देखो किसी भी टाइप का क्लाइमेट नहीं दे रखा, चाहता तो मैं लिख देता मैं मिक्स्ड, पर उसका कोई नाम नहीं स्पेसिफिक। ग्रीष्म ऋतु कैसी है यहाँ पे, समर कैसा है यहाँ पर मॉडरेटली हॉट, पर विंटर कैसा है वेरी कोल्ड। लॉजिक याद रहेगा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से आपको नर्मदा घाटी क्षेत्र मिल जाएगा, इसी के साथ जोड़ सकता है वो साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है, दिक्कत नहीं लेना आपको। गर्मी कैसा होगा वेरी हॉट, और इधर क्या होगा वेरी कोल्ड, ऐसा समझो ना, इसको पलट दिया मैंने बस, ठीक है। बढ़े आगे, ये तो हो गया जनरली हमने मध्य प्रदेश की क्लाइमेट को हमने बांट रखा है। पर कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने क्लाइमेट के बारे में, जो क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े विद्वान, जैसे आपने सुना होगा कोपेन का नाम, व्लादिमीर कोपेन एक बहुत बड़े जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पूरी पृथ्वी को जलवायु मतलब क्लाइमेट के अंदर बांट रखा है, पूरी वर्थ को। तो उन्होंने भारत की क्लाइमेट को भी बांट रखा है, उसी प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को भी बांट रखा है। ये पूछ सकता है वो आपसे कि कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, और ऐसे प्रश्न बहुत कठिन लगते हैं पर बहुत सिंपल है। फिर एक और जलवायु वैज्ञानिक हुए थॉर्नवेट, ठीक है, और भारत के भी कुछ जलवायु वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोपेन के ही आधार पर भारत के क्षेत्र को भी जलवायु के आधार में बांटा है। उसमें दो नाम आते हैं, एक तो आता है टी मन्ना नारायण, ठीक है, याद रखना है बस ये दो नाम। तो देखो मध्य प्रदेश की जलवायु को ये विद्वानों ने बांट रखा है, तो कितने विद्वान है, तीन विद्वान है ना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद करना। मध्य प्रदेश की जलवायु को विद्वानों ने बांटा, कौन से विद्वान थे, सबसे पहले कोपेन, व्लादिमीर कोपेन थे, कितने, फिर एक और कौन आया, फिर ये दूसरे नंबर पे याद करना थॉर्नवेट, और तीसरे नंबर पे कौन याद करना, AR सुब्रमण्यम तथा टी मन्ना नारायण, इन्होंने। अब सुनना बात, किसी किसी बुक में कुछ भी डाटा दे रखा है, आपको लेटेस्ट डाटा यूज करना है, बड़ा कंफ्यूजन है किसी बुक में कुछ डाटा कुछ, आप तो इतना से याद करना कि तीनों व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांट रखा है, बस। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कुछ बुक में हो सकता है इन्होंने 2 भागों में बांट रखा है, किसी बुक में इसको 2 भागों में बांट रखा है, किसी बुक में इसको 2 भागों में बांट रखा है। आप तो याद करना सभी ने मध्य प्रदेश की जलवायु कितने भागों में बांट रखा है। कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 3। AR सुब्रमण्यम और टी मन्ना नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु कितने भागों में बांटा है, 3। और थॉर्नवेट ने कितने भागों में बांट रखा है मध्य प्रदेश की जलवायु को, बस 3। तो जनरली तो क्वेश्चंस तो ऐसे ही पूछ लेता है कि कितने भागों में बांट रखा है, इतना सिंपल प्रश्न पूछ लो, वो नाम भी नहीं पूछता कि कौन कौन से में बांट रखा है। बात समझ आ गई। तो कितने जलवायु प्रदेश में बांट रखा है, 3 है, तो तीनों ने 3-3 भागों में बांट रखा है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे तीनों के नाम भी हमें याद रहे, हो सकता है कभी एग्जाम हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लो, बात याद रहेगा आपको, 3-3 भागों में उन्होंने बांट रखा है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है कोपेन, व्लादिमीर कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु कितने भागों में बांट रखा है, 3। बस खाली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसने कौन से भाग को क्या बोला है। तो देखो मध्य प्रदेश में एक तो भाग दो बोला उसने, आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। अब देखो उसने क्या करा, पूरी पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट रखा था। तो उसने क्या करा, जो व्लादिमीर जो कोपेन था ना, इसने पूरी पृथ्वी को वनस्पति के आधार पर बांट रखा था। किसके आधार पर, वेजिटेशन के आधार पर। आपको पता है वेजिटेशन क्लाइमेट के अनुसार उगती है, तो उसने क्या आधार बनाया, वेजिटेशन को, अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है अर्थ में, तो उसी को आधार बनाया इसने। क्या आधार बनाया क्लाइमेट को बांटने का, सबसे पहले आधार बनाया वनस्पति, कि जिस क्षेत्र में जैसी वनस्पति पाई जा रही उसी प्रकार से उसने क्लाइमेट को नाम दे दिया। अब इसने क्या करा, अल्फाबेट का यूज करा। क्या यूज करा उसने, अल्फाबेट। तो 5 अल्फाबेट उसने यूज करे कैपिटल लेटर के, ABCD। तो पूरे विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा उसने, ABCD। फिर इन ABCD के अंदर भी उसने बहुत सारे स्मॉल लेटर का यूज करा। आपको इसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि हमारा ना तो ये विषय है, ना ही हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। बस थोड़ा सा बस बेसिक याद करना है कि कोपेन ने अपनी जलवायु को क्या आधार बनाया था, वनस्पति को। अब वनस्पति होगी तो सीधी सी बात, वहां पे वर्षा भी आ जाएगा, तापमान भी आ जाएगा, ये 2 चीज आ जाएगी। तो कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांट रखा है, 3। अब सबसे पहला जो नाम है वो है आर्द्र उष्ण। अब देखो ये भूमध्य सागरीय जलवायु, तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड का मैप अगर आप देखोगे ना, तो जैसे वर्ल्ड मैप, जैसे मैं थोड़ा सा बना दूं आपको, ये रहा वर्ल्ड मैप, और ये देखो यहाँ पर है, देखो अफ्रीका, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे ही देखो सऊदी अरब है, और ये रहा भारत, ठीक है, और ये रहा देखो यूरोप, दिख गया। और ये है देखो मेडिटेरियन सी, दिख गया, ये रहा मेडिटेरियन सी, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे पाई जा रही है जलवायु, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, भूमध्य सागरीय जलवायु। और आपको पता है जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन सी क्लाइमेट, आपको पता है यहाँ पे ठंडी में वर्षा होती है, इसकी खास बात है भूमध्य सागरीय जलवायु। अभी तो एमपीपीएससी पहले आप कभी एमपीपीएससी का पेपर दोगे तो उसमें आएगा, उसमें पूछता है कि कौन सा क्लाइमेट है या कौन सा क्षेत्र जहाँ पे ठंडी के समय वर्षा होगी। आपने देखा भी होगा जो यूरोप वाला जो क्षेत्र है ना, इटली, फ्रांस, इसमें ठंडी में वर्षा होती है, क्या गर्मी में नहीं होती।
इसीलिए इसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है, इसकी सबसे खास बात है यहाँ पे रसीले फल पाए जाते हैं। ये जलवायु किसके लिए अच्छी होती है? रसदार फल, जैसे आपने सुना होगा मौसम्बी, संतरा, आपने शैंपेन वेम्पेन जो दारू के नाम सुने, आपने बियर्स के नाम सुने, ये किससे बनती है? अंगूर से तो बनती है। और अंगूर क्या एक्सेप्टिव फल। बात समझ गई? ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो उसी की से मिलते जुलते गुण यहाँ पे पाए जा रहे मध्य प्रदेश, इसलिए इसमें क्या बोला? भूमध्य सागरीय जलवायु। अब देखो, जिसे किसी नाम के आगे लगाए आर्द्र, देखो इधर देखो, हमें तो ऐसे पहचानना है। जैसे मान लो कि एमपीपीएससी में ऐसा प्रश्न आ जाए, पहले तो 3 नाम आ जाएगा कि बोल देगा कि कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कौन से भागों में नहीं बांटा है, तो हम बता देंगे नहीं बांटा होगा। अगर ऐसा दे दे कि कोपेन ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु में रखा है, तो हमारे लिए बस इतना सा काम का है। अब जैसे उसने बोला ना आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिड, जैसे वर्षा ज्यादा हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? आर्द्र कौन? ह्यूमिड, जैसे वर्षा ज्यादा हो रही है। और आप बताओ मुझे, मध्य प्रदेश में वर्षा किस क्षेत्र में ज्यादा होती है? पंचमढ़ी मतलब क्षेत्र बताओ, पंचमढ़ी तो स्थान हो गया है। हाँ देखो, इसको बोलता हूं मैं साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन हो गया ना, बात याद रहेगी। तो बस आप तो इतना से याद करना कि आर्द्र उष्ण जलवायु मध्य प्रदेश में कहां पाई जा रही? देखो ये देखो जबलपुर, ये सिंगरौली कटनी रीवा वाला क्षेत्र दिख गया है मध्य प्रदेश के, जहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है, दिख गया ये क्षेत्र आपको इधर। बस बता दो कितना, बस इतना से खाली याद रखना कि कौन सा क्षेत्र आएगा। रटना नहीं है आपको कि जबलपुर रट लिया, ग्वालियर रट लिया, हो सकता है जबलपुर ग्वालियर के अंदर कुछ और मैं बालाघाट दे दूं, आई बस में मंडला दे दूं, डिंडोरी दे दूं, मैं शहडोल दे दूं। बस इतना सा समझ में आएगा मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में क्या पाई जा रही है? आर्द्र उष्ण। आर्द्र मतलब जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उष्ण क्यों बोले? क्योंकि गर्म है। बात जहां पे गर्मी ज्यादा, हाँ उसने बहुत सारे क्षेत्र रख लिए, उष्ण है ना, उष्ण, हाँ ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र रख लिए। तो आपको रटना नहीं, बस खाली समझ लेना है। तो पहला रीजन क्या बनाया उसने? आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमिड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट। अब देखो इंग्लिश में तो सब ट्रॉपिक लिखा उसने, जबकि सब ट्रॉपिक में पूरा मध्य प्रदेश आ जाता है। ये कोड भी याद रखना आपको, CWG। अब इसके अंदर नहीं घुसना है कि CWG क्या होता है, बस इतना से याद कर लेना कि CWG होते हैं। बहुत सारे क्लाइमेट में अलग अलग क्षेत्र को उसने, किसी को ए नाम दिया, जो ट्रॉपिकल वाला जो रीजन होता है ना उसको उसने ए नाम दिया। फिर जो ट्रॉपिकली जो ड्राई वाला क्षेत्र होता है, जो डेजर्ट वाला क्षेत्र है, उसको उसने बी नाम दे दिया, है ना। फिर इसके बाद सी नाम दे दिया उसने सब ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र को। बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत अंदर नहीं जाना आपको। फिर देखो एक और दे रखा है, देखो उष्ण कटिबंधीय सवाना क्लाइमेट। ये सवाना वाला क्षेत्र देखो अफ्रीका में पड़ता है। सवाना वाला जो क्षेत्र है ना, ये घास के मैदान होते हैं, समर ग्रासलैंड होते हैं। तो सवाना कहाँ पे पड़ता है? ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है। और ये जो सवाना जलवायु है ना, यहाँ पे गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ड्राई वाला क्षेत्र होता है, मतलब वर्षा कम होती है। तो यही लिखा उसने उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय तो है ही मध्य प्रदेश। क्या है? देखो सवाना जलवायु, देखो ये लिखा ट्रॉपिकली सवाना क्लाइमेट। तो इसको देखो इसने AW से दिखाया। ट्रॉपिकल को किससे दिखाते हैं हम? ए से, और सवाना को किससे दिखाते हैं? W से। बस ये तो लोड नहीं लेना। और इसमें कौन सा क्षेत्र दिखाया जहां पे वर्षा कम हो रही है? देखो मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है। बात समझ? देखो ये आ गया इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, उज्जैन, ये वाला क्षेत्र आ गया मध्य प्रदेश। बात याद रहेगी। फिर एक और देखा है यहाँ पे, देखो आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु। बात समझ आ गई? शुष्क है, जैसे वर्षा कम हो रही। ये मध्य प्रदेश में जो निमाड़ वाला क्षेत्र देखोगे ना, यहाँ पे कम वर्षा होती है, तो ये वाला क्षेत्र ले लिया उसने। देखो बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये निमाड़ वाला क्षेत्र है। बात याद रहेगी। देखो स्थान में पूछूंगा तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो भिंड गोद में होती है, ये स्थान है, क्या है। जबकि मैं रीजन पूछू, क्षेत्र ही पूछ लू पूरा, तो ये है निमाड़। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? निमाड़। और जो शुष्क क्षेत्र होता है ना, शुष्क क्या होता है? शुष्क, इसी चीज को मैं बोलता हूं मरुस्थल, डेजर्ट। डेजर्ट के लिए उसने क्या वर्ड यूज करा था? बी। बस ऐसा कीवर्ड याद कर लेना आप, तो बहुत ज्यादा आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे एस वर्ड होता है, एस का मतलब होता है समर, तो ड्राई समर। डब्ल्यू का मतलब होता है ड्राई विंटर। अब इतना अंदर जाओगे तो बहुत ज्यादा। एच का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर, पूरे साल का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। अब हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। बस खाली आपको इतना से याद करना है कि 3 नाम दिए थे उसने। पहला जो था वो भूमध्य सागरीय जलवायु था, दूसरा जो था वो सवाना जलवायु था, और तीसरा जो था वो उष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु। उष्ण क्यों बोले? क्योंकि गर्म क्षेत्र सब, देखो सब में उष्ण, उष्ण सब में आ रहा है। बात समझ गई? बस ये याद कर लेना, ठीक है। बात याद रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो बस इतना से याद करना है कि जो कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांट रखा है? 3। जनरली बुक में तो यही पूछता है, अभी तक क्लाइमेट से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आया कोपेन से, तो वो यही पूछ लेगा कितने क्लाइमेट में बांटा रहेगा? 3। और 3 के नाम भी पूछे तो बेसिक बेसिक नाम याद कर लेना है कि एक क्या है भूमध्य सागरीय, एक क्या है सवाना, और एक क्या है शुष्क, ठीक है।
ये कभी भी आपसे इसे कोड कभी नहीं पूछेगा, हो सकता है कभी कभी रीजन पूछ ले आपसे कभी। बड़े आगे, फिर देखो इसके बाद एक और आते हैं। अब देखो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, देखो इधर वाले क्षेत्र में क्या आ गया था हमारा, कुछ क्षेत्र तो जबलपुर वाला क्षेत्र था और कुछ ये ग्वालियर रीवा वाला क्षेत्र था। यहाँ पे क्या था, भूमध्य सागरीय। फिर जो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, तो निमाड़ वाला क्षेत्र छोड़ दो, बाकी सब में मैं क्या बोल दूंगा, मैं सवाना टाइप। सवाना टाइप का क्या होता है, जैसे मरुस्थल टाइप का क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती हो, ठीक है। बाकी क्षेत्र निमाड़ वाला क्षेत्र किसमें आ जाएगा, शुष्क वाले क्षेत्र। फिर देखो ये रहा ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्ना नारायण के अनुसार, इन्होंने 1991 में इसी कोपेन के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। उन्हीं को आधार बनाया, किसको आधार बनाया उन्होंने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। उन्होंने थोड़ा सा नाम अलग रख दिया इन्होंने वही देखो तापमान और वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांट रखा है, 3। सबसे पहला जो प्रकार इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क का मतलब होता है पूरी तरह से ड्राई नहीं है, कम है, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टेपी प्रकार की, है ना। स्टेपी एक यूरोप के अंदर एक प्रदेश है, जिसे यूक्रेन वाला जो क्षेत्र देखते हो ना, उसी को बोलते हैं हम स्टेपी प्रदेश। यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेपी, ठीक है। तो देखो अर्ध शुष्क बोलूं या इसी को क्या बोलूं मैं, स्टेपी प्रकार। देखो मध्य प्रदेश में कहां पे पाया जा रहा है ये, अगर मध्य प्रदेश में देखोगे तो देखो मध्य भारत का पठार मिलेगा आपको, ऊपर वाला ये क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क ही बोलूंगा इसको। और देखो इसी को अगर मैं कोपेन की भाषा में बोलूं तो देखो इसी को तो सवाना कह रहा हूं मैं, कोपेन की भाषा में इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, बात समझेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये वाला भाग तो लिया उसने, है ना, मालवा वाला। ये बात याद रहेगी आपको, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या, अब मैप में भी देख लेंगे आगे। फिर देखो अगला इसने बोला, देखो गर्म शीतोष्ण। शीतोष्ण आ गया, देखो टेम्परेट वाला क्षेत्र। टेम्परेट वाले क्षेत्र में कौन आएगा, मध्य प्रदेश का बीच वाला हिस्सा। बात समझाए, बीच वाला। शीतोष्ण से याद रखना, सम और उष्ण के दोनों है, बीच में, ना तो उष्ण ना शीत, बीच में। तो मध्य प्रदेश का बीच वाला क्षेत्र आ गया। फिर देखो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जल। आर्द्र जैसे बोला उसने, जैसे वर्षा की बात याद कर लेना, बात समझ में आ गई। आर्द्र का मतलब क्या होगा, वेट। तो वेट से याद रखोगे जहां पे ज्यादा वर्षा हो रही है। तो देखो मध्य प्रदेश का कौन सा भाग आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी वाला भाग, वही बालाघाट जबलपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। बात याद रहेगी, ये 3 क्षेत्र आ गए समझ में आपको, कोई दिक्कत को समस्या, ठीक है। ये मैप के अंदर भी दिखा रखा है, देखो ये परीक्षा धाम का ही मैप लगा रखा है यहाँ पे, ये देख लो। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये देखो ये वाला क्षेत्र है, ये क्लाइमेट उसने डिवाइड कर रखा है। ये सबसे ऊपर वाला क्या बोला उसने, अर्ध शुष्क। शुष्क का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, जैसे मरुस्थल, जैसे हमारा थार का मरुस्थल है राजस्थान में, वो पूरी तरह से शुष्क है। पर ये वाले क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है, देखो इस क्षेत्र में, इसलिए इसको क्या बोला उसने, अर्ध शुष्क। फिर ये क्या है, मध्य वाला क्षेत्र, और इसी को बोला उसने समशीतोष्ण, टेम्परेट वाला क्षेत्र। और इसको क्या बोला उसने, आर्द्र वाला। आर्द्र मतलब जहाँ पे वर्षा ज्यादा, और हमें पता है मध्य प्रदेश वर्षा इस क्षेत्र में ज्यादा हो रही है। तो उसी ने क्लाइमेट जो कोपेन ने जो वर्गीकरण करा था ना, उसी को इसने सिंप्लीफाइड रूप में इस प्रकार से बता दी। फिर देखो एक और जलवायु वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है थॉर्नवेट। इन्होंने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांट रखा है, 3 जलवायु में बांट रखा है। बस इन्होंने देखो अलग अलग आधार बना लिए। इन्होंने क्या बना लिया, जल की संतुलन को बना रखा है इन्होंने आधार, ठीक है, कि किस क्षेत्र में कितना जल का संतुलन है, जैसे जल का कितना वर्षा हो रही है, वहां पे कितना वाष्पीकरण हो रहा है, इस बात को उसने आधार बना लिया। तो एक तो क्या बोला उसने, तर 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 मतलब पूरी तरह से तर हो जाती है, कोई चीज गीली हो जाती है ना, उसको तर बोलते हैं। तर अल्प आर्द्र जलवायु, अल्प आर्द्र मतलब कम आर्द्र है, ठीक है। फिर देखो ये शुष्क है, ये और ज्यादा शुष्क हो गया, और ये क्या है, अर्ध शुष्क, ठीक है। वही वाला सेम टू सेम क्षेत्र देखो, यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे लिखे देखा, ये सॉरी, हाँ यही, ये वाला होगा, ये वाला देखो, देखा। तो देखो ये देखो आप, देखो ये रहा तर, ज्यादा ज्यादा वर्षा हो रही है। फिर देखो ये क्या है, देखो शुष्क, और ये क्या है, अर्ध शुष्क। बात समझ आ गई, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या, बड़ा आसानी से आप बता सकते हो। ये देखो तर मतलब ज्यादा वर्षा हो रही, तर अल्प आर्द्र, ये शुष्क अल्प आर्द्र मतलब यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही, उससे कम वर्षा हो रही, और ये तो शुष्क हो गया। देखो ये अर्ध शुष्क मतलब पूरी तरह शुष्क, बस खाली मैप बनाने का तरीका बदल गया। उसने ऐसे बना दिए थे 3 भागों में, इसने थोड़ा सा ऐसे बना दिया। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समझिए, बस नाम याद कर लेना। तो देखो थोर्नवेट जो था ना, बस तर तर से याद कर लेना आप। तो तर अल्प आर्द्र, तर हो गया अल्प आर्द्र। अल्प आर्द्र का मतलब होता है सेमी ह्यूमिड, ठीक है। तर था ये,
ये क्या हो गया उससे शुष्क अल्पतर, और ये क्या हो गया शुष्क अर्ध शुष्क। पूरी तरह से शुष्क मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, क्योंकि मध्य प्रदेश वर्षा हर जगह 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। जैसे 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगी उसको हम शुष्क कह देते हैं, शुष्क क्षेत्र, जैसे राजस्थान। बात रहेगी ये मध्य प्रदेश की जलवायु वाले हैं, यहीं से प्रश्न बनेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न कहीं पे भी नहीं बनते। ठीक है, बात याद रहेगी, ये सब चीज दे रही। अब सुनना बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर से, तो मुझे बताओ आप कि कौन से फैक्टर होंगे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे। तो सुनो, सबसे पहले आता है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, कि कोई भी वस्तु मतलब कोई भी स्थान किस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है वो, बात समझ गई। तो किसी भी क्लाइमेट को, सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, किसी भी क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक कौन है, अक्षांश। कौन सा है, अक्षांश का मतलब होता है लेटीट्यूड। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में जो जो जिस लेटीट्यूड में पाया जाएगा वैसी तो क्लाइमेट होगी। अभी मध्य प्रदेश कहां पे, उष्ण कटिबंधी में, इसलिए तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जा रही है। क्लाइमेट एक तो आ गया आपका अक्षांश। फिर देखो दूसरा एक और फैक्टर जो होता है जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अब सुनो बात आप 2 मिनट के लिए, ये उष्ण कटिबंधी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे हॉट टेम्परेट पाया जाएगा, पर इसमें भी देखो 2 टाइप की क्लाइमेट पाया जाएगा, एक तो ओशनिक और एक होगा कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखो इसके अंदर भी 2 चीजें, तो इसी को बोलते हैं हम समुद्र तट से दूरी। समुद्र से कितनी दूरी पे, जो समुद्र के पास में होगा वहां पे कैसी क्लाइमेट पाया जाएगा, टेम्परेट। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वहां पे कैसा पाया जाएगा, कॉन्टिनेंटल टाइप का। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला एक और कौन है, समुद्र से दूरी, या इसको समुद्र तट से दूरी बोलेंगे। बात समझना गई। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला एक और कारक कौन है, कि समुद्र तट से कोई चीज कितनी दूर है। इसी प्रकार को तो हम बोल रहे, देखो मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है वो अरब सागर के पास में है, इसीलिए वहां पे क्या पाई जा रही है, टेम्परेट क्लाइमेट। जबकि आप मध्य भारत का पठार देखोगे ऊपर साइड, तो वो समुद्र तट से दूरी पे ज्यादा, इसलिए वहां पे कैसी क्लाइमेट पाई जा रही है, कॉन्टिनेंटल टाइप। बात समझ आ गई, लॉजिक समझने का। फिर देखो एक और कारक याद करना है, समुद्र तट से ऊंचाई भी तो फैक्टर करेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको पता है कि जो वायुमंडल का जो घनत्व होगा कम होगा, तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं समुद्र तल, सी लेवल से ऊंचाई, हाइट। ऊंचाई जाने पर भी क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे मैंने बताया था सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में तापमान ऊपर जाने पर घट रहा है। बात समझना के, एक ही हो गया। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे एक और आएगा साउथ वेस्ट मानसून। क्या आएगा, एक साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ही मध्य प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर वर्षा कराता है, तो उसकी क्रियाशीलता कितनी है। क्या दक्षिण पश्चिम मानसून ज्यादा एक्टिव होगा तो सीधी सी बात है ज्यादा वर्षा कराएगा। कभी कभी क्या होता है कि कम एक्टिव होता है तो कम वर्षा का, जैसे कभी कभी ज्यादा एक्टिव होता है तो हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कभी कभी क्या होता है सूखे की स्थिति बन जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी तो क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, इसीलिए तो हमने बोला है कि उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु, तो मानसून में इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता। क्या बोलते हैं इसको, साउथ वेस्ट मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता, कितना सक्रिय, कम सक्रिय, ज्यादा सक्रिय, वो इफेक्ट करेगा। बात याद रहेगी। फिर एक और बात याद रखना है आपको कि जो मध्य प्रदेश है वो अरब खाड़ी की जो बंगाल की खाड़ी है उससे निकट है, पास में देखोगे आप, तो बंगाल की खाड़ी भी उसको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ही तो देखो मानसून की शाखा आके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा करवा रही है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से दूरी, वही आ गया समुद्र तट से दूरी वाला क्षेत्र। बात याद रहेगी। ऐसे बहुत सारे। फिर देखो मैं एक और चीज बोलूंगा, चक्रवात, साइक्लोन्स, क्योंकि ये भी आते रहते हैं। आपने देखा हो कभी कभी गर्मी के समय बहुत ज्यादा तेज वर्षा होती है, तो साइक्लोन भी कभी कभी हमारे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो साइक्लोन्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज होती है। जैसे आपने सुना होगा लू, जो मई जून के अंदर जो गर्म जो हवाएं चलती है उसको हम स्थानीय पवनों को, लोकल जो विंड्स होती है उनको क्या बोलते हैं, लू। तो लू भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करी, क्योंकि लू बहुत भयंकर चलती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो लू हो गया। बात याद रहेगी। अब जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे होता ना, तेज, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है, देखो ये इक्वेटर को पार करके ऐसे आ रहा है, तो देखो इसकी पोजीशन क्या होगी, साउथ वेस्ट, इसलिए इसको बोला दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये 6 महीने चलता है ऐसा। अब देखो 6 महीने बाद इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। जैसे जब हमारे देश में मानसून खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मानसून रिवर्स हो जाता है, उसको बोलते हैं मानसून का निवर्तन।
रिट्रीट ऑफ मानसून, तो वो मानसून ए से चलेगा, देखो अब ए से, तो उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। अब देखो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के अंदर वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि लैंड से आ रहा है, ये भूमि से आ रहा है, तो भूमि में जल थोड़ी मिलेगा उसको। अगर मान लो बीच में कहीं पे, अगर मान लो मध्य प्रदेश द्वीप होता, तो देखो मध्य प्रदेश ठंडी में वर्षा होती। आपको पता है अंडमान निकोबार में ठंड में वर्षा होती, अभी वर्षा होती, क्योंकि देखो अंडमान निकोबार तो यहाँ है। बात समझे, क्योंकि जैसे वायु निकलेगी उसको पानी मिलेगा, उठा लेगा, उसको जहां पे आएगा फेंक देगा। बात समझ गई। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत में वर्षा होती क्या, नहीं। पर आपको पता है तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है ठंडी के समय में भी। बस भारत का एक ही क्षेत्र है जहां पर वर्षा ठंडी के समय में भी होती है, वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाला जो तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। बात याद रहेगी। तो दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून भी बता देंगे, क्योंकि इसी के कारण तो क्या चलेगा हमें, शीतलहर। ठीक है। फिर एक और चीज याद करना है कि एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको पता है जैसे पृथ्वी है ना, तो यहां से एक एक ऊपर वायुमंडल में ऊपर साइड जेट स्ट्रीम चलती है इस टाइप से, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट क्या चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, ऐसी वेस्ट टू ईस्ट चलती है वो। तो सीधी सी बात है, जब वेस्ट ईस्ट आएगी तो यहीं पे देखो भारत मिलेगा उसको, हिमालय, तो उसकी दो शाखा बढ़ जाती है। इसलिए देखा होगा ठंडी के समय में कभी कभी हमारे यहाँ वर्षा होती है। दिल्ली विल्ली में देखोगे आप, हरियाणा दिल्ली पंजाब के इस साइड में देखोगे, जिसको मध्य प्रदेश भारत का क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा होती है, उसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बात समझ आ गई। तो ये भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं ना, वो सारे कारक मध्य प्रदेश की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे कभी कोई दिक्कत होगी, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, करें वन।